क्या भारत का सौर्य एनजी मिसाइल फ्यूचर में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकता है? एमका का इंटरनल टैंक कॉन्सेप्ट क्या एक रिस्की डिसीजन होने वाला है? डीआरडीओ का ड्रोन मदरशिप प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी में काम करेगा या फिर फेल होने वाला है? और अंत में क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर सच होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से भारत की हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर गंभीर चिंता प्रकाश किया गया था। इसके तुरंत बाद ही शायद उनके जले में नमक छिड़कने के लिए डीआरडीओ की तरफ से भी अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट करने की बात को कंफर्म किया जा रहा है। ये मिसाइल सौर्य मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होने वाला है। हालांकि इसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच ही सीमित रहने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ का कहना है कि इस मिसाइल को रेंज के लिए नहीं बल्कि हाई स्पीड मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि इसे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में मदद करने वाला है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी मार्क 5 से ज़्यादा स्पीड को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और डीआरडीओ का कहना है कि ये टर्मिनल फेज में मार्क 7 तक की स्पीड को अचीव करने वाला है। अब जैसे कि ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होने वाला है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करने वाला है, बल्कि टर्मिनल फेज में ये जिग-जैग हाईजी मैन्यूवर को परफॉर्म करने वाला है, जो कि लास्ट के 30 to 60 सेकंड के अंदर कंटिन्यू रहने वाली है, जिस वजह से टर्मिनल फेज में इसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बनने वाला है। इसके अलावा इसकी लॉन्च सिस्टम को भी खास करके डेवलप किया जा रहा है। सौर्य एनजी एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल होने वाला है, जिसमें कोल्ड लॉन्च टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पहले इसमें मौजूद गैस जनरेटर्स मिसाइल को कैनिस्टर से बाहर निकालेंगे और उसके बाद मिसाइल कैनिस्टर से बाहर निकलने के बाद इसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होगा। अभी इसके नए वेरिएंट में एक रीइंफोर्स्ड कंपोजिट कैनिस्टर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मिसाइल को 10 से 15 साल तक बिना मेंटेनेंस के स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ ही ये मिसाइल टेल यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसको फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिस वजह से हाई मोबिलिटी और क्विक रिएक्शन ऑपरेशन के लिए एक आइडियल वेपन बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एमका को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है, जो कि दुनिया की सबसे यूनिक स्टेल्थ फाइटर में से एक बन सकता है। सबसे पहले अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एमका में अभी मॉड्यूलर इंटरनल फ्यूल टैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली इस एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन स्टेशन के अंदर फिट हो सकता है। अब समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। नॉर्मली जब किसी फाइटर जेट को एक्स्ट्रा रेंज चाहिए होता है तो उसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इसकी विंग के हार्ड पॉइंट में कैरी किया जाता है। लेकिन इससे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। खास करके जब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इनको कैरी करते हैं तो तब उनका स्टेल्थ प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसी वजह से अभी एमका में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स को एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर नहीं बल्कि इंटरनल वेपन स्टेशन के अंदर कैरी करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे लॉन्ग रेंज फेरी मिशन में भी एयरक्राफ्ट अपनी फुल स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन कर सकता है। एडी के मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा फेरी मिशन में ही देखने को मिलने वाला है। फेरी फ्लाइट का मतलब जब एयरक्राफ्ट एक बेस से दूसरे बेस में जाता है या शिफ्ट होता है, और ये कॉम्बैट मिशन में नहीं होता है। ऐसे सिनेरियो में एमका अपने वेपन स्टेशन के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को कैरी कर सकता है और साइलेंटली फॉरवर्ड बेस तक पहुंच सकता है, जिसके बारे में दुश्मन के रडार को पता नहीं चलने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक को कैरी करते हैं तो दुश्मन के रडार इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे जितने भी एयरवेज मौजूद है वो सभी एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर भारत के किसी भी कोने से हमें दूसरे कोने में जाना होगा तो हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट आराम से एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है, जिसके लिए ड्रॉप टैंक या फेरी रेंज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसी वजह से अभी इस इंटरनल ड्रॉप टैंक कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉम्बैट में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होने वाला और इसे कैरी करने से एमका की इंटरनल वेपन स्टेशन में कोई वेपन को कैरी नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से अभी एक दूसरे अप्रोच को भी फॉलो करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें अभी एक स्टेल्थ शेपिंग की ड्रॉप टैंक को डिजाइन करने का काम किया जा रहा है, जिसमें एडवांस शेपिंग, कंपोजिट मटेरियल्स और रडार अब्जॉर्बिंग कोटिंग का इस्तेमाल करके ड्रॉप टैंक को डिजाइन किया जाएगा, जिससे इसका ओवरऑल आरसीएस को रिड्यूस किया जा सकता है और ये दूसरा अप्रोच अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट डीआरडीओ की नई मेल यूएवी मदरशिप प्रोग्राम की तरफ से है, यानी कि भारत अभी ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल नहीं बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आजकल बैटलफील्ड में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है जिसे लो कॉस्ट ड्रोन थ्रेट बोला जा रहा है। मतलब एनिमी सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गिराने के लिए हमें जिन मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है ये मिसाइल काफ़ी महंगे होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स साथ मिलकर एक नए कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें मेल यूएवीज यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को अभी मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब ये काम कैसे करेगा? ये बड़े साइज के जो मेल ड्रोन होने वाले वो 25,000 फीट से लेकर 30,000 फीट की हाइट तक ऑपरेट करने वाले हैं और ये लगातार वहाँ पे पेट्रोल करने वाले हैं। और ये जब वहाँ ऑपरेट करेंगे तो अपने सेंसर की मदद से नीचे लो फ्लाइंग एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट करने वाले हैं। जैसे ही थ्रेट डिटेक्ट होता है ये अपने अंदर से छोटे छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन को लॉन्च करने वाले जो डायरेक्टली जाकर एनिमी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी होने वाली है, स्मॉल ड्रोन्स को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इनका रडार सिग्नेचर बहुत ही कम होने वाला है और ऐसा होने से हमारा रडार कभी कभी बर्ड्स और ड्रोन के बीच कंफ्यूज हो सकता है। इसी कंफ्यूजन को अभी दूर करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से एआई बेस्ड सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है जिसमें रडार, इनफ्रारेड सिग्नेचर और विजुअल डाटा को कंबाइन करके हमारा सिस्टम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने वाला है कि टारगेट ड्रोन है या फिर बर्ड है। अगर ये सिस्टम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो भारत एक लेड कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन डिफेंस लेयर को क्रिएट कर सकता है जहां एक्सपेंसिव मिसाइल सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि छोटे साइज की ड्रोन को या सस्ते ड्रोन को काउंटर करने के लिए इन इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से और अभी हम खास करके S-400 सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों S-400 सिस्टम को लेकर अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें 2026 तक भारत अपना पूरा S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को कंप्लीट करने वाला है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो भारत ने रशिया के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए 2018 में एक डील को साइन किया था जिसमें 3 स्क्वाड्रन पहले से डिप्लॉय हो चुके हैं और अभी बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन 2027 तक भारत को डिलीवर होने वाले हैं। अब ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? S-400 सिस्टम बेसिकली एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड है जो 400 किलोमीटर तक एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब एनिमी आपके एयर स्पेस में एंटर करे बिना ही हम उससे पहले उसको एंगेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन भी होने वाली है। आज के टाइम पर थ्रेट चेंज हो रहे हैं, स्पेशली ड्रोन स्वार्म और लो फ्लाइंग एरियल टारगेट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। इन सब के अगेंस्ट सिर्फ एक ही सिस्टम पर डिपेंड करना प्रैक्टिकल नहीं होने वाला क्योंकि S-400 सिस्टम की हर एक इंटरसेप्शन का कॉस्ट काफी ज्यादा होने वाला है, जिस वजह से इसे सिर्फ हाई वैल्यू एसेट को ही टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसीलिए भारत की तरफ से अभी लेयर्ड अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है जिसमें S-400 सिस्टम सिर्फ लॉन्ग रेंज थ्रेट को हैंडल करने वाला है और उसके पीछे मीडियम और शॉर्ट रेंज के सिस्टम को और एडिशनल मिसाइल सिस्टम को भी डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 सिस्टम की इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ गया था और इसी वजह से अभी भारत की तरफ से S-400 सिस्टम की मिसाइल स्टॉक को बेहतर करने का फैसला किया जा चुका है, जिसके लिए अभी रिसेंटली 288 एक्स्ट्रा इंटरसेप्टर मिसाइल को भी खरीदने का फैसला किया जा चुका है। इस बीच रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होने की वजह से S-400 सिस्टम का डिलीवरी थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अभी रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि वो 2026 तक ही बाकी बचे 2 सिस्टम को भारत को डिलीवर करने वाले और साथ ही एक्स्ट्रा मिसाइल्स को भी भारत को डिलीवर करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से। दोस्तों अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी किया जा रहा है जहां पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को जल्दी ही आर्मी की सर्विस में शामिल करने का बात सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी आर्मी 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस वेरिएंट को खरीदने की प्लान बना रही है। अभी तक आर्मी की तरफ जो वर्जन इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन नया वेरिएंट इससे ऑलमोस्ट डबल रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, जिसका मतलब ये कि अब भारत अपने एनिमी टेरिटरी के अंदर दूर और ज़्यादा डेप्थ में जाकर हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। यानी अब हमारी स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक बड़ा जंप देखने को मिलने वाला है। अब इस डिसीजन के पीछे एक बड़ा रीजन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट को बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ब्रह्मोस का इस्तेमाल काफी इफेक्टिवली किया गया था, जहां पर एनिमी एयरबेसेस को काफी इजीली टारगेट किया गया था, जिससे इन सिस्टम की रिलायबिलिटी और प्रिसिजन कैपेबिलिटी प्रूव हो चुका है।
इसके साथ ही वेस्ट एशिया में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं वो भी एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन सबसे बड़ा रोल को प्ले करने वाले हैं। इसी वजह से अभी भारत की स्ट्रेटेजी भी चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें डायरेक्ट क्लोज कॉम्बैट के बजाय अब फोकस स्टैंडर्ड वेपन और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट पर शिफ्ट हो रहा है, जहां पर आप दूर से एनिमी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाता है तो ये एक्सटेंडेड रेंज वाले ब्रह्मोस का सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है, जो कि इंडियन आर्मी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। कुल मिलाकर एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि भारत अभी अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को अपग्रेड कर रहा है, जहां पर स्पीड, प्रिसीशन और रेंज तीनों के ऊपर इक्वल फोकस दिया जा रहा है, ताकि फ्यूचर बैटलफील्ड में क्लियर एडवांटेज को मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।